सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि मैंने आप सबों से वादा करा था कल के सेशन में कि हम बहुत ही जल्द केमिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला और रिएक्शन है उन सभी का एक साथ एक ही वीडियो में आपका रिवीजन करा देंगे। तो मेरे मित्र, आज ही आपके इस वीडियो सेशन से केमिस्ट्री के संपूर्ण फार्मूला और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन का बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और हमारी बातें आपके माइंड में एडजस्ट हो जाती है तो मेरे मित्र इतना तो आप यकीन मानिए कि केमिस्ट्री में आपके एग्जाम में जो भी सवाल पूछे जाएंगे ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ये हमने करा है या इसके बारे में सुना है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आगामी आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा और जो भी रेलवे परीक्षा है उसके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस वीडियो का जो आपका सॉल्यूशन है पीडीएफ सहित आपका बोर्ड सॉल्यूशन जो है वो कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो कहां से, तो पहला हम लोग का जो नेम है सर, केमिकल नेम है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप कहेंगे गुरुजी बहुत ही सरल है, क्या कहते हो कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो MgO होता है। क्या होता है फॉर्मूला? MgO होता है। अब मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला तो याद रखना कंपलसरी ही है, लेकिन ये MgO एक्चुअल में क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये MgO जो है एक्चुअल में व्हाइट पाउडर जैसा एस होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि गुरुजी जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है सर? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी हम जला रहे होते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इस अभिक्रिया का एस बन रहा है, राख बन रहा है। और ये राख कैसा है? आप कहेंगे व्हाइट पाउडर है। कैसा है? व्हाइट पाउडर है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मैग्नीशियम रिबन के ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने से प्राप्त होता है उसका रंग कैसा होता है? आप कहेंगे व्हाइट यानी कि उजला होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र, आपके सामने ये सवाल आ सकता है कि निम्न में से आयरन 2,3 ऑक्साइड है। आप कहेंगे गुरुजी ये 2,3 कहां से आप ले आए? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में ही अवेलेबल है। जब भी हम आयरन 2,3 ऑक्साइड की बात करेंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि Fe3O4 को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन 2,3 ऑक्साइड कहते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको कैसे मिलता है? तो मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग Fe की अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं, किसकी अभिक्रिया? Fe की अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? आप सभी ध्यान में रखना, Fe3O4 क्या देखने को मिलता है? Fe3O4। और साथ में क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोजन हमारा अलग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन हमारा अलग होता है। तो मेरे मित्र आपसे जब भी सवाल करा जाए कि आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला, आप कहेंगे Fe3O4। आयरन 2,3 ऑक्साइड का निर्माण कैसे होगा? आप कहेंगे लोहा जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? Fe3O4 और H2 यानी कि आयरन 2,3 ऑक्साइड का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रही है सर? हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हो रहा है। तो अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ दिया जाए कि निम्न अभिक्रिया में से किस प्रकार की गैस उत्सर्जित होगी तो आप सभी कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। तीर चिन्ह ऊपर की ओर लगा हुआ है, मतलब क्या है कि सर किसी न किसी गैस का उत्सर्जन हो रहा है और वो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ तभी रिएक्ट करेगा जब इसको सर जो दाब है वो अनुकूल मिलेगा। और जो अनुकूल दाब है वो कितना है मेरे मित्र? आप सभी को ध्यान में रखना, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 340 ATM। क्या कहेंगे? 340 ATM। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ 340 एटमॉस्फेरिक दाब पे अभिक्रिया करता है तब ये क्या फॉर्म करता है? आप सभी ध्यान में रखना, CH3OH फॉर्म करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेथनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथनॉल कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल मिल जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया से निम्न में से उत्पाद क्या होगा, आप सभी कहेंगे CH3OH यानी कि मेथनॉल होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र है क्विकलाइम प्लस वाटर। अच्छा, अब वो जमाना चला गया कि क्विकलाइम कौन सा है। आपको ये पहले से मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। आप सभी कहेंगे गुरुजी हम सबों को मालूम है कि क्विकलाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड।
क्विकलाइम का मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और ये वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaOH2O के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? आप सभी कहेंगे CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि क्विकलाइम वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर स्लग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लग्ड लाइम कहते हैं। और चला इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। पानी में कोनो चीज को डाल दोगे चला तो बुझाइए ना जाएगा। तो आप सभी से अगर सवाल पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना, आप कहेंगे इसका अनुसूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कब फॉर्म होगा? तो जब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा? वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा। याद रखिएगा कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? कली चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना भी कहते हैं। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि इसी को हम अनबुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनबुझा चूना भी कहते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि स्लग्ड लाइम अगर CO2 के साथ अभिक्रिया करे तो वहां पे अपना पेशेंस नहीं खोना है चला। स्लग्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना, स्लग्ड लाइम का मतलब बुझा हुआ चूना, फॉर्मूला CaOH होल 2। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी व्हेन द स्लग्ड लाइम दैट मींस calcium hydroxide reacted with CO2 then they form calcium carbonate CaCO3, और साथ में क्या फॉर्म होगा? आप सभी याद रखना वाटर यानी कि H2O रिलीज होगा। और मेरे मित्र घरों में दीवारों की सफेदी के लिए आप कहेंगे बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल किया जाता है गुरुजी। और दीवार में सफेदी किसके कारण आती है? तो सर जब बुझा हुआ चूना CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है तब दीवारों में हमें क्या देखने को मिलती है? सर सफेदी देखने को मिलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सर संगमरमर भी कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान देंगे, आगे है आपका 2FeSO4 को, ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं हर जगह पे, आप क्या समझेंगे? इसको हीट समझेंगे। क्या समझेंगे? हीट समझेंगे। जहां भी आप देख रहे हैं सबको क्या समझेंगे? हीट समझेंगे। तो सवाल आपसे ये है कि जब फेरस सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब हम लोग फेरस सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स को गर्म करेंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड। बोले तो Fe2O3। क्या मिलेगा? Fe2O3। इसको क्या पढ़ते हैं? फेरिक ऑक्साइड, और फिर SO2, और फिर SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका नाम मैं लिख दूं यहां पे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको क्या पढ़ेंगे? आप सभी कहेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये दोनों ही क्या है? आप सभी कहेंगे दोनों गैस हैं। तो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कि फेरस सल्फेट के उष्मीय विघटन से, चूंकि इसको कैसे तोड़ रहे हैं? हीट से तोड़ रहे हैं, तो फेरस सल्फेट के उष्मीय विघटन से निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्राप्त होगा? तो आप सभी कहेंगे कि फेरस सल्फेट के उष्मीय विघटन से सर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे गैस प्राप्त होगा। याद रखेंगे कि इस Fe2O3 को आप सभी क्या पढ़ेंगे? फेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे अट जाएगा चला, फेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। ये चीजें आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका निर्माण कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के होने से हुआ है। अभी जस्ट आपने देखा है कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे हो रहा है? तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, तो इसमें आपको क्या मिलता है? सर कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? ध्यान में रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और साथ में CO2 मिलता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया कराने से भी कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया कराने से कर सकते हैं, और साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ अभिक्रिया करेगी तो भले ही एक आदत प्रोडक्ट H2O देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रही है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रही है, तो एक अलग प्रोडक्ट यहां पे देखने को मिल रहा है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है। तो लेकिन मेरे मित्र अकेले अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट की, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके बनाएगा। जहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इस कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में जोड़ा जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अच्छा, हीट देके बड़ा बड़ा कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा, इस सब उष्मीय विघटन का उदाहरण है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अरे चलो सिंगले रिएक्टेंट ने यहां पे टूट करके एक से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या कहोगे कि गुरुजी इस सब के सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ध्यान देना कि 2PbNO3 इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, याद रखेंगे, इस 2PbNO3 होल 2 को लेड नाइट्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लेड नाइट्रेट। तो कई बार तो आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से लेड नाइट्रेट का अनुसूत्र है, तो आप सभी कहेंगे 2PbNO3 होल 2। अब इसको जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे मित्र याद रखिएगा कि इसको जब आप गर्म कीजिएगा तो 2PbO, यानी कि इस PbO को हम लोग क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड कहते हैं। और मेरे मित्र इस लेड ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, येलो। तो कई बार सवाल पूछा जाता है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट के उष्मीय अपघटन के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा पीला पदार्थ प्राप्त होता है। आप सभी कहेंगे लेड ऑक्साइड 2PbO नामक पीला पदार्थ प्राप्त होता है। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि यहां पे इसके अलावा जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो है 4NO2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे मित्र, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका क्या प्राप्त होता है, ब्राउन फ्यूम प्राप्त होता है, यानी कि भूरा आप कह सकते हो धुआं प्राप्त होता है। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि लेड नाइट्रेट के उष्मीय विघटन के उपरांत निम्न में से किस कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी NO2, यानी कि ब्राउन फ्यूम्स जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका जो है वो भूरे रंग का धुआं हमें प्राप्त होता है। तो मेरे मित्र जब भी आपसे चर्चा करा जाए किसकी, सर PbNO3 के उष्मीय अपघटन की, किसकी, PbNO3 के उष्मीय अपघटन की, आप कहेंगे गुरुजी लेड ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ में NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या होगा, आप याद रखेंगे O2 रिलीज होगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और ये जो ब्राउन फ्यूम होगा ये किसका होगा, याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। चला अगर पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो आप यूं मान लो कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री इस क्लास से आपका रिवाइज हो जाएगा और जो आपको परेशान करती है वो चीजें आपके माइंड में आ जाएगी। नेक्स्ट, आप सभी देख रहे हैं यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन मैंने आप सबों के सामने प्रस्तुत करा है कि 2AgCl सनलाइट की उपस्थिति में टूट करके क्या करती है, सर 2Ag और Cl2 बनाती है। 2AgBr इसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं। Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का, और Cl तो आप कहेंगे क्लोरीन का, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड हो गया। AgBr तो Br ब्रोमीन का है, तो इसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों को ही जब सनलाइट में रखा जाता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ये किस में टूट जाता है, अपने कंपोनेंटल फैक्टर अवयवी तत्व में टूट जाता है। मतलब सिल्वर और क्लोरीन में सिल्वर क्लोराइड टूट गया और सिल्वर और ब्रोमीन में सिल्वर ब्रोमाइड टूट गया। अब ये टूटा क्यों, तो गुरुजी इसको सनलाइट की उपस्थिति में रखा गया। कहां रखा गया, सनलाइट की उपस्थिति में रखा गया। और AgBr आप कहेंगे ये भी सनलाइट की उपस्थिति में रखा गया। मेरे मित्र आपसे ALP एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। क्या कहेंगे कि सर सूर्य प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। मतलब ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों ही रिएक्शन किसका उदाहरण है, प्रकाशीय विघटन का उदाहरण है। प्रकाशीय विघटन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं, फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। तो अब आप सभी मिस नहीं करेंगे, इसको आप एज इट इज याद रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, आपके एग्जाम में कभी कभार यह सवाल मिल सकता है आपको कि जब PbCuCl2 के साथ अभिक्रिया करेगी, CuCl2 को क्या पढ़ेंगे हम, सर इसको कॉपर क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉपर क्लोराइड पढ़ेंगे। तो आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि अगर PbCuCl2 के साथ अभिक्रिया करे तो निम्न में से क्या उत्पाद बनेगा। तब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब Pb हमारा CuCl2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनेगा, सर Pb इस CuCl2 से कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, PbCl2। क्या बना लेगा, PbCl2, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेड क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, लेड क्लोराइड। और कॉपर क्या होगा,
अलग हो जाएगा, कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो मेरे मित्र अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि FeSO4 के डिकम्पोजिशन से क्या प्राप्त होगा, तो आप सभी कहेंगे Fe2O3 SO2 और SO3 प्राप्त होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से आप कहेंगे PbNO2 और O2 प्राप्त होगा। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य प्रकाश में टूट जाना प्रकाशीय विघटन का उदाहरण है। Pb प्लस CuCl2 आप कहेंगे सर रिएक्ट करके PbCl2 प्लस Cu बनाएगा। अच्छा ध्यान रखना कि इसमें नाम आपको याद नहीं रखना कि गुरुजी याद होगा कि नहीं होगा। अरे चला सबको सिंबल मालूम है कि Pb सीसा का सिंबल है, तो जब Pb सीसा का सिंबल है और आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील सीसा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि जैसे ही कॉपर के कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करेगा, इस सीसवा जो है ये कॉपर को कहेगा भाग यहां से, हम तेरा साथ जुड़ जा रहे हैं। तभी जुड़ करके क्या बना लेगा, आप कहेंगे सर Pb लिखा हुआ है और Cl2 लिखा हुआ है। अब जितने भी Cl2 वाले कंपाउंड होते हैं उसके साथ आप क्लोराइड लगाते हैं, तो लेड के साथ क्लोराइड लगा देना चला, क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी लेड क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना कि Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं और बहुत ही VVI रिएक्शन है, कखनियों आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोनो एग्जाम दो चला। तो आपको क्या कहना है कि सर इसके बारे में क्या याद रखना होगा। पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जा रही है। कई बार ये अभिक्रिया शब्द समीकरण के रूप में भी आ जाता है। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जा रही है, बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जा रही है। और क्या बन रहा है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर बेरियम सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है, इसको हम लोग बेरियम सल्फेट पढ़ेंगे, बेरियम सल्फेट पढ़ेंगे। और चिल्ला जी ये NaCl से तो सभी परिचित होंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इस अभिक्रिया में अगर आप गौर से देखेंगे, इस अभिक्रिया में अगर आप गौर से देखेंगे तो Na प्लस और SO4 माइनस है, Ba प्लस और Cl2 माइनस है, और अभिक्रिया सर Ba प्लस SO4 माइनस के साथ जुड़ रही है और Cl माइनस Na प्लस के साथ जुड़ रही है। तो अभिक्रिया आयनों के विनिमय से हो रही है, तो यह अभिक्रिया हमारा क्या होगा, आप सभी कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है चिल्ला, आप सभी कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। दूसरा चीज, इसमें जो बेरियम सल्फेट बन रहा है, इस बेरियम सल्फेट का आपको क्या मिलेगा, उजला अवक्षेप मिलेगा। क्या मिलेगा, उजला अवक्षेप। तो कई बार आपसे यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने से निम्न में से कौन सा उजला अवक्षेप प्राप्त होता है या किस उजले पदार्थ का निर्माण होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। अब मेरे मित्र चूंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप भी बन रहा है बेरियम सल्फेट का, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यह चीज ध्यान में रखिएगा, यह चीज ध्यान में रखिएगा कि चूंकि इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, प्रिसिपिटेशन बन रहा है, यानी कि अवक्षेप बन रहा है, तो यह अभिक्रिया हमारा अवक्षेप अभिक्रिया भी कहलाएगा। और ऐसे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की नेचर कैसी होती है चिल्ला जी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी डबल डिस्प्लेसमेंट की जो रिएक्शन होती है वो अवक्षेपण वाली होती है, यानी कि इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अगर आपसे कहीं पे भी यह सवाल पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या कहेंगे कि गुरुजी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल या अगला रिएक्शन आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि 2Cu जब O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये क्या फॉर्म करेगा। तो याद रखिएगा कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुटेगा, और आप कहेंगे कि गुरुजी कोई भी मेटल नॉन मेटल के साथ जुटेगा तो वो उसका ऑक्साइड बनाएगा। बिल्कुल, तो सर जब 2Cu आपका O2 के साथ जुटेगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, पूरा नाम, इसका जो रासायनिक नेम होगा वो क्या होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड। क्या होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस कॉपर 2 ऑक्साइड का कलर क्या होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कॉपर 2 ऑक्साइड का निर्माण होगा, और जो कॉपर 2 ऑक्साइड बनेगा उसका कलर ब्लैक होगा। कैसा होगा, ब्लैक होगा।
अब मेरे मित्र आपके कई एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र है। अब छात्र परेशान रहते हैं कि गुरुजी ने तो इसके बारे में जिक्र ही नहीं करा था। लेकिन मेरे भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी सोडियम जिंकेट की बात आएगी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका फॉर्मूला Na2ZnO2 होगा। क्या होगा? Na2ZnO2। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट कहते हैं। तो ये चीज आपके लिए भी आए है, यहां पे हम स्टार मार्क दे रहे हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी वाशिंग सोडा का फॉर्मूला आप सभी जान रहे होंगे कि गुरुजी वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O लिखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि वैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें सर वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से लगा हुआ हो, 10H2O 5H2O 7H2O इस तरीके से लगा हुआ है, तो आप सभी समझ जाएंगे कि ये क्या है। आप सभी कहेंगे हाइड्रेटेड है। क्या है? हाइड्रेटेड है। और जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं लगे होंगे आप सभी कहेंगे गुरुजी वो डिहाइड्रेटेड है। तो याद रखिएगा अगर आपके बॉडी में वाटर है तो आप कहते हैं हमारा बॉडी हाइड्रेटेड है। और सर पतला पैखाना हुआ और मतलब 3-4 बार बाथरूम चले गए तो पेट पकड़ के बढ़ जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हो गए। अब ORS का घोल पीजिए, मतलब पानी की कमी डिहाइड्रेशन, सर पानी की उपस्थिति हाइड्रेशन। तो जिस किसी भी केमिकल फॉर्मूला में वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से लगे रहे आप कहेंगे सर ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। नेक्स्ट बेकिंग सोडा की बात करेंगे। याद रखिएगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। और चला एकरे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये चीज ध्यान में रख लेना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा Na2CO3 को आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। या मेरे मित्र इसी को हम लोग हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं तो हम हाइड्रेटेड बोल देंगे तो गलती कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो आपके ALP एग्जाम में पूछा गया था, इस तरह के सवाल आगे भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ये वाली सवाल आपके ALP 2024 में आया था कि क्या होगा जब HCl को H2O में मिलाया जाएगा। हमारे बहुत सारे मित्र परेशान हो गए थे। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सर जब किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो H+ आयन प्रोड्यूस होगा, और जब किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो OH- आयन प्रोड्यूस होगा। अब चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि HCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो आप सभी कहेंगे गुरुजी HCl H+ आयन देगा। और मैंने आपको बताया है कि H+ आयन किसी भी विलयन में अकेले नहीं होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ करके क्या करता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो मेरे मित्र HCl जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा H3O+, और साथ में तो आप सभी कहेंगे गुरुजी क्लोरीन भी है तो ये क्लोरीन हमारा Cl- के रूप में अलग होगा। अब इस H3O+ को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, कई बार आपको यह सवाल देखने को मिल सकता है कि एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा। अगर आपके ऑप्शन में H+ आयन नहीं है और H3O+ है तो आप हमेशा इसको टिक करेंगे। ये आपको हमेशा अपने माइंड में सेट रखना होगा कंसेप्चुअली कि जब भी किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो एसिड जो है वो क्या करेगा? H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और H+ आयन कभी भी अकेला नहीं होगा तो वो H2O के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा? सर H3O+ बना लेगा, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं। और ध्यान में रखेंगे इस तरह के रिएक्शन आपके आगे के एग्जाम में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट सर यहां पे आपसे बात करी जा रही है कि NaOH को जब H2O के साथ मिलाया जाएगा तब क्या बनेगा। मेरे मित्र क्या कहोगे? अभी आपने बताया है गुरुजी कि जब बेस को किसी वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाएगा तो वो OH- आयन देगा। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है और इसको क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? Na+ और OH- प्राप्त होगा। क्या होगा? Na+ और OH- प्राप्त होगा। अब एक बहुत ही पॉपुलर सा रिएक्शन, क्या है रिएक्शन? तो इसका मर्म समझिएगा और आप सबों को ऐसे याद भी होगा कि whenever we discuss about neutralization reaction, जब कभी भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि सर रिएक्शन occurs between acid and base।
क्या कहते हो कि सर एसिड एंड बेस रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब उदासीन अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा, क्या बना देगा? आप कहेंगे लवण और जल बना देगा। मेरे मित्र याद रखना कि ये जो लवण है, ये भले ही अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन जो आपका वाटर है ये तो प्रत्येक अभिक्रिया में आप कहेंगे H2O के फॉर्म में ही होगा। तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। अब आपको यह ध्यान में रखना होगा चिला कि अगर हम इसी अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखें कि जो एसिड है वो हमारा क्या देगा? H प्लस आयन, और जो बेस है वो क्या देगा? सर OH माइनस आयन। तो H प्लस के साथ HX के साथ इसको सॉरी एसिड H के साथ कोई और कंपाउंड होगा, तो जो अन्य कंपाउंड है उसको हम X मान लेते हैं। अब बेस के साथ OH माइनस के अलावा कोई और कंपाउंड होगा, उसको हम M मान लेते हैं। तो इस दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो H है और ये जो OH है, ये जो H है और ये जो OH है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? HOH यानी कि वाटर तो बना लेगा, लेकिन ये जो X है और ये जो M है, ये आपस में जुड़ के क्या करेगा? आप कहेंगे MX नामक कोई सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? MX नामक कोई सॉल्ट बनाएगा। तो इस प्रकार के भी उदाहरण आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप अगर देखे रहेंगे परेशान नहीं होंगे। HOH एक ना चला हम H2O लिख दें, हम H2O लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र याद रख लीजिएगा, याद ही होगा सबको, CaOCl2। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अमोनियम क्लोराइड आप सभी कहेंगे बहुत ही नॉर्मल सा चीज है गुरुजी, NH4Cl। जिप्सम की बात करेंगे, आप कहेंगे CaSO4 2H2O। अब यहां पे भी वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, POP। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहेंगे? CaSO4 हाफ H2O क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हमारा अणुसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर हम ब्लू बिट्रॉल की बात करेंगे, नीला थोथा की, तो आप सभी क्या लिखेंगे फॉर्मूला? CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। तो आप कह सकते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू बिट्रॉल कहलाएगा। ग्रीन बिट्रॉल की बात करेंगे, आप कहेंगे हरा थोथा, तो FeSO4 7H2O ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हरा थोथा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि सोडियम एल्यूमिनेट है, तो सोडियम एल्यूमिनेट के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? NaAlO2 क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। तो कई बार आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला आपसे पूछ दिया जाता है कि सोडियम एल्यूमिनेट का निम्न में से सूत्र है, आप सभी कहेंगे NaAlO2, NaAlO2। अब ध्यान रखना यहां पे कि ये सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण कैसे होता है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सोडियम एल्यूमिनेट के निर्माण के दौरान क्या होता है कि जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कराई जाती है। किसकी अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, तब ये क्या बनाता है? सर NaAlO2 बनाता है और साथ में आपका H2O रिलीज होता है। और ये जो आपका NaAlO2 है, क्या NaAlO2 ये क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी सोडियम एल्यूमिनेट है। क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट है। अब एक्वारिजिया, इसी को हम हिंदी में अम्लराज कहते हैं, चला। और याद रखना कि एक्वारिजिया को लेटिन में क्या बोला जाता है? एक्वारिजिया को लेटिन में रॉयल वाटर बोला जाता है, रॉयल वाटर। और ये क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 3:1 के रेशियो में मिश्रण होता है। मतलब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को, हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे सर अम्लराज यानी कि एक्वारिजिया कहते हैं, जिसको लेटिन में क्या बोला जाता है? रॉयल वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉयल वाटर। इसमें HCl का अनुपात कितना होगा? कितना भाग? आप कहेंगे 3 भाग। और HNO3 का कितना भाग होगा? आप कहेंगे 1 भाग। कितना भाग? 1 भाग। अब नेक्स्ट है कि HGS
की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है सर 3O2 के साथ। यानी कि आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि जब HGS आपका 3O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या फॉर्म होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो HGS है इसको एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं और इसी को सर हम लोग सिनेबार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से सिनेबार के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ध्यान में रखेंगे कि जब आपका HGS यानी कि सिनेबार ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करती है किसके उपस्थिति में हीट के उपस्थिति में यानी कि उष्मा के उपस्थिति में, तब क्या फॉर्म होता है याद रखिएगा HGO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड साथ ही साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है, आप कहेंगे HGO जिसको हम लोग क्या कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। और क्या बनेगा आप कहेंगे सर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अच्छा सिनेबार क्या है आप सभी कहेंगे गुरुजी पारा का अयस्क है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा अभिक्रिया है Fe2O3 इसके साथ अभिक्रिया कर रही है एल्युमिनियम के साथ। तो सवाल यह है कि गुरुजी इस दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगी। आप सभी ध्यान में रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। कैसे तो Fe2O3 जब अभिक्रिया करेगी तो आप सभी क्या याद रखेंगे कि ये Fe प्लस Al2O3 और हीट का निर्माण करेगी। और मेरे मित्र क्या कहोगे कि गुरुजी ये जो Al2O3 है ये क्या है आप सभी कहेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला देख लीजिएगा मेरे मित्र आगे है आपका कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा CH3COOH। इसी को हम इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं पे सवाल करा जाए एसिटिक एसिड तो आप सभी समझ जाएंगे गुरुजी इथेनोइक एसिड CH3COOH की बात की जा रही है। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होगा आप कहेंगे CHCl3 होगा। इथेनॉल याद रखिएगा C2H5OH को हम लोग इथेनॉल कहते हैं। मीथेन आप सभी कहेंगे CH4। अच्छा ध्यान देंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए हैं तो मीथेन एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा यहां पे आपको यह ध्यान में रखना होगा कि एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसका जनरल फॉर्मूला बोले तो समान सूत्र एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसका जनरल फॉर्मूला समान सूत्र CnH2n+2 होगा। एल्कीन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा और एल्काइन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होगा। तो ये चीज ध्यान में रख लेना, ये तीनों ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे समान सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। अब उसी में एल्केन ग्रुप का सबसे पहला कंपाउंड आप कहेंगे मीथेन हो जाएगा। अब मीथेन के बाद अगर इथेन की बात करेंगे तो आप कहेंगे C2H6 क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा। और C3H8 की बात करेंगे आप कहेंगे गुरुजी प्रोपेन हो जाएगा। फिर हम लोग C4H10 की बात करेंगे आप कहेंगे ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको कई बार बताया है, रिकॉल के लिए ये जनरल फॉर्मूला अपने माइंड में जरूर रखिएगा, आपके लिए जरूरी होगा। अच्छा अगर पूछ देगा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला तो साइक्लोहेक्सेन एल्केन ग्रुप का है, याद रखेंगे C6H12। क्या कहेंगे C6H12 हमारा साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बेंजीन की बात करेंगे सर C6H6 क्या हो जाएगा बेंजीन का अनुसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नोमेनक्लेचर वगैरह हैं उसके फंक्शनल ग्रुप जो है उसको भी एक बार रिकॉल करना बहुत ही जरूरी है और इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाते हैं। रिवीजन नहीं है तो परेशान करता है, रिवीजन है तो स्मूथली टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप आप सबों को मालूम होगा, फंक्शनल ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह कहते हैं। चला क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह कहते हैं। और याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप वो भाग होता है जिस पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रासायनिक गुण निर्भर करता है। मतलब मेरे मित्र अगर हम लोग इसके बारे में ये लिख दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस पे रासायनिक गुण निर्भर करता है, इस पे रासायनिक गुण निर्भर करता है,
तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ये बात मेंशन जरूर कर लीजिएगा। अब आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जिसमें मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कुछ हेटेरो एटम मिलेंगे। मतलब क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ कंपाउंड मिल सकते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे या ऐसे जो आपको एटम मिलेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन का होगा। और आपका वर्ग 17 का जो ग्रुप है इसको हम लोग हेलो ग्रुप बोलते हैं। इसी के अंदर क्या है सर, क्लोरीन और ब्रोमीन है। तो अगर कहीं पे क्लोरीन है तो वो क्लोरो शब्द से आएगा, और अगर ब्रोमीन है तो वो ब्रोमो शब्द से आएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप बोलते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, याद रखना हमेशा सवाल पूछा गया था कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के निम्नलिखित में से किसको विस्थापित करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो वो उस कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम्स मतलब क्या कि अब यहां पे देख लो, सबके साथ आपको एक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसके सर एल्केन ग्रुप से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, इसलिए वो एल्कील बन जाता है। और एल्कील प्लस OH सर उस कंपाउंड का हो गया। तो मेरे मित्र जो आपका सर हेलो ग्रुप के कंपाउंड होते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का वो Cl और Br हम इस तरह से लिखते हैं। और ये क्या है सर, हाइड्रोजन के लिए सब्स्टिट्यूट। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, हेटेरो एटम के रूप में किसी भी अगर आपको कंपाउंड में देखने को मिलेगा, पहला तो क्लोरीन और ब्रोमीन देखने को मिल सकता है, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बाद। तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये हमको अल्कोहल में देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन सर एल्डिहाइड में भी देखने को मिलेगा, कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बाद या कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे अगर कोई मॉलिक्यूल्स दिख सकता है तो वो क्लोरीन ब्रोमीन का और ऑक्सीजन का। नाउ द पॉइंट इज दैट सर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होगा, सर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रखेंगे इसको हम लोग CHO भी कह सकते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आप सभी याद रखना C डबल बॉन्ड O भी कह सकते हैं। और सर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का तो मेरे मित्र इसका फंक्शनल ग्रुप हम COOH भी कह सकते हैं। ध्यान देना कि आप देख रहे हो कि सर जी एल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, सर कीटोन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग कार्बोनिल समूह कहते हैं। और याद रखिएगा कि एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इस तीनों में क्या मौजूद होगा, आप कहेंगे कार्बोनिल समूह मौजूद होगा, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होगा। और मेरे मित्र कार्बोनिल ग्रुप में क्या होगा, तो सर एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुटा होगा। आप देख लो तीनों में एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या है सर, डबल बॉन्ड में जुटा हुआ है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप OH, एल्डिहाइड के लिए CHO, सब कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। आप कहेंगे ये क्लियर हो गया। अब मेरे मित्र नोमेनक्लेचर से संबंधित जो सफिक्स या प्रीफिक्स का उपयोग किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका भी रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। और चला आपको परेशान नहीं होना है। याद रखिएगा कि यहां पे हम कंपाउंड नेम की बात कर लेते हैं, यहां पे हम कंपाउंड लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पे हम सफिक्स या प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। जितना मैं आपको बता रहा हूं चला इतना ही आपके एनसीईआरटी में है, इतना का रिवीजन जरूर करके जाइएगा। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से जरूर बनेंगे। और हियर इज द एग्जांपल, यहां पे क्या है सर, एग्जांपल है। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सर हेलोजन ग्रुप के किसी कंपाउंड की, तो सर इसके लिए जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। वो क्या, तो सर प्रीफिक्स क्या होता है, जो शब्द से पहले आता है, प्री का मतलब पहले, तो सर जो नाम से पहले आएगा उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलेंगे। और सफिक्स मतलब नाम के बाद आएगा, संगत एल्केन जो होगा उसके लास्ट में लगाएंगे। तो हेलोजन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे इसको हम लोग बेसिकली क्लोरो ब्रोमो इस टाइप से बोलते हैं। और जैसे कंपाउंड देख रहे हैं इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्लोरोप्रोपेन पढ़ सकते हैं, या फिर अगर ब्रोमीन लगा दिए हैं तो इसको हम लोग ब्रोमोप्रोपेन पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र ध्यान में रखना कि अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के लिए क्या लगाते हैं, संगत एल्केन में, मतलब उसका जो संगत एल्केन होता है, जैसे कि सर ये है हमारा C3 और H8 C3H7OH,
इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रोपेनॉल का C3H7OH। तो इसका संगत एल्केन आप कहेंगे कार्बन 3 है तो प्रोपेन, N हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे अल सफिक्स जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे अल सफिक्स, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब मेरे मित्र याद रखना कि अगर हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसमें कौन सा सफिक्स जोड़ा जाता है अल, क्या जोड़ा जाता है अल, और इसको क्या पढ़ते हैं प्रोपेनल बोलते हैं। कीटोन की बात करेंगे इसमें सफिक्स ओन जोड़ा जाएगा, प्रोपेनॉन आप सभी देख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे इसमें सफिक्स ओइक जोड़ा जाएगा और प्रोपेनोइक एसिड, और अभी जो मैंने आपको बताया CH3COOH, CH3COOH ये क्या है आप कहेंगे गुरुजी एथेनोइक एसिड है, क्या है एथेनोइक एसिड। तो इसके साथ क्या सफिक्स लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप कहेंगे ओइक एसिड। मेरे मित्र डबल बॉन्ड एल्कीन्स है तो इसको हम लोग इन, जैसे कि हम लोग इथीन पढ़ते हैं, और उसके बाद प्रोपीन, और फिर मेरे मित्र ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके साथ आइन लगाते हैं जो कि आपका प्रोपाइन हो जाता है। तो सर अल्कोहल के साथ कौन सा सफिक्स लगेगा आप कहेंगे अल, आपका एल्डिहाइड के साथ आप कहेंगे एल, कीटोन के साथ ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन सा सफिक्स लगेगा आप कहेंगे ओइक एसिड। तो मेरे मित्र ये ध्यान में रखिएगा आपके लिए जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ और महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है जो आप सबों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या है तो आप सभी ध्यान में रखिएगा। कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि CH3CH2OH जब एल्केलिन KMnO4 और या एसिडिफाइड K2Cr2O3 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आप इस फॉर्मूला को गौर से देखेंगे तो CH3CH2OH लिखा हुआ है तो आप कहेंगे C2H5OH होगा। मतलब यह है कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जब C2H5OH बोले तो अल्कोहल की अभिक्रिया क्या करे सर एल्केलिन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे K2Cr2O3 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलेंगे। तो जब एथेनॉल की अभिक्रिया क्षारीय KMnO4 और अम्लीय K2Cr2O3 के साथ कराई जाएगी तो क्या मिलेगा आपको, आप सभी ध्यान में रखना कि सर हमें CH3COOH यानी कि इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं आप सभी कहेंगे गुरुजी एसिटिक एसिड कहते हैं। तो क्या प्राप्त होगा आप कहेंगे एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। मतलब इस अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में आप कहेंगे CH3COOH के रूप में लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एथेनॉल की अभिक्रिया अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ ही क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराने पर क्या मिलेगा एथेनोइक एसिड, जिसको क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड भी बोलेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र जब सोडियम की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है, जब सोडियम की अभिक्रिया C2H5OH अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो आप सभी ध्यान में रखना CH3CH2ONA बनता है। मेरे मित्र क्या है ये तो एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, तो C2 हो गया 3 + 2 5, क्या कहिएगा सर 3 × 2 = 5, हाइड्रोजन हमारा 5 हो गया ONA। ध्यान रखेंगे इसी फॉर्मूला को हम लोग समेट के क्या लिख सकते हैं सर C2H5 आपका हो गया। उसके बाद क्या तो सर ONA या NaO, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं याद रखिएगा इस फॉर्मूला को हम लोग सोडियम इथॉक्साइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सोडियम इथॉक्साइड पढ़ते हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि C2H5NaO या फिर आपका ONA ये क्या होंगे। अच्छा यहां पे ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि गुरुजी ऑड जैसा लग रहा है NaO, यहां पे ध्यान दीजिएगा इसको हम सुधार देते हैं, ठीक है। ये CH3C2H5 तो एक कार्बन हो गया, H5 आपका ठीक है। अब इसके साथ ONA लगा दीजिए, ये हो गया आपका सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड का सूत्र C2H5ONA कैसे बनेगा आप कहेंगे सर C2H5OH की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ कराई जाएगी, अल्कोहल की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ कराई जाएगी। नेक्स्ट है CH3CH2OH, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये भी हमारा
H5OH अल्कोहल ही है, और अल्कोहल कहा जा रहा है कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब हॉट H2SO4 के साथ कराया जाए, हॉट H2SO4 में कितना तापमान होना चाहिए, 443 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, तो मेरे मित्र क्या बनेगा, CH2 और CH2, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं सर जी, C2H4, और क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं, क्या कहते हैं, इथीन और H2O। तो क्या कहिएगा कि जब सर अल्कोहल की अभिक्रिया गर्म कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी तो किसका निर्माण होगा, आप कहेंगे इथीन का निर्माण होगा, किसका, इथीन का निर्माण होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है आपका कि CH3COOH जब CH3CH2OH के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब क्या हुआ कि इथेनोइक एसिड जब किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो C2H5OH अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर रहा है किसी अम्लीय माध्यम में, तो क्या फॉर्म करेगा, CH3COO(C2H5), इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं, जिसका स्मेलिंग कैसा होता है, तो सर इसका मतलब एक मीठा सा गंध होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे परफ्यूम निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एस्टर का निर्माण कहां किया जाता है, परफ्यूम निर्माण में, और साथ ही साथ स्वाद एजेंट के रूप में भी, टेस्ट एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट CH3COO(C2H5), क्या है सर, CH3COO(C2H5) जब अभिक्रिया करता है किसके साथ, NOAH के उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तब ये क्या बना लेता है, C2H5OH और CH3COO(Na) बना लेता है, और मेरे मित्र इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट बोलते हैं। और ये याद रखिएगा कि क्या है सर, इसी को हम लोग सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और मेरे मित्र ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। यानी कि मेरे मित्र अगर आपसे साबुन निर्माण अभिक्रिया की बात करी जाएगी, किसकी, साबुन निर्माण अभिक्रिया की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी साबुन निर्माण अभिक्रिया को हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो हमारा CH3COO(C2H5) है, ये क्या है, आप कहेंगे ईस्टर। तो ईस्टर की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे सर, साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन। सोडियम इथेनोएट क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे भाई अगर आपको ये जितना मैंने बताया है यहां पे सर, पेज 1 से लेकर के 2 तक की जितनी भी बातें मैंने आपको लास्ट तक बताई है, ये सारी चीजें आपके माइंड में आ जाती है। अगर आप इसका एक बार ढंग से सर अपने से रिवीजन भी कर लेते हो बैठ करके शांति मन से, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तो नहीं, लेकिन आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है वो रिवीजन हो जाएगा। लगभग में जो फंसाने वाले सवाल दिए जाएंगे अभिक्रिया से उठपटांग, आपको आज के इस सेशन से देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, अब ये नहीं कपार फोड़ने लगना कि सर नहीं मिला, जो चीजें आपको करवाई जा रही है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और ऑथेंटिकेट है, यहां पे बच्चे फंसते हैं। तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि कोई भी सर अगर पढ़ा रहे हैं तो उससे 100% फंस जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, आपको एक गाइड कर रहे हैं कि हाँ चला ये आपको फंसा सकता है, तो इसको आप एक बार देख करके जाओ, हो सकता है इससे इजी लेवल का सवाल पूछ दे, या भी ये भी हो सकता है कि सर इससे अपर भी चल जाए, तो वो बात की बातें हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन मेरे मित्र आप सभी इसका पीडीएफ से भी रिवीजन जरूर करिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।